नमस्कार साथियों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं, 2 क्लासें पढ़ चुके हैं। आपकी यूनिट 4 चल रही है और यूनिट 4 में भी आपका जो है संचार के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि संप्रेषण। और संप्रेषण के बारे में हम कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी आपकी कितनी क्लासें हुई अब तक भाई? 2 क्लास आपकी हुई है। ठीक है, आज जो क्लास चलने वाली, इससे पहले आपका क्या हुआ है, संचार हो चुका है। संचार का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं कंप्लीट रूप से करा चुका हूं। इसके अलावा प्रभावी संचार, प्रभावी संचार में आपका क्या क्या हुआ था, मौखिक और गैर मौखिक। ठीक है, प्रभावी संचार में मौखिक और गैर मौखिक आपका कंप्लीट हो चुका है। मौखिक और गैर मौखिक संचार के सिद्धांत इसमें आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो चलेगा आपका वो चलेगा कक्षा संचार। ठीक है, तो कक्षा संचार के बारे में बात करेंगे। कक्षा संचार और प्रभावी संचार में आने वाली बाधाएं, या कौन कौन सी बाधाएं जो है आपकी प्रभावी संचार में आती है या प्रभावी संप्रेषण में आती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको यूनिट 1 की कंप्लीट क्लासें जो हैं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट क्लासें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इससे पहले आपकी यहाँ से 10-12 वीडियो आपके आ चुके हैं। ये जो है आपकी संचार जो चल रहा है, कम्युनिकेशन, ठीक है, या संप्रेषण, यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। और इसकी इससे पहले 2 क्लासें मैं आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, और आप लोगों ने देख भी ली होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो वे उन क्लासों को अवश्य देख लें। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे आपका क्या, कक्षा संचार। ठीक है, तो कक्षा संचार किसे कहा जाता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, कक्षा संचार का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करना और उन्हें विषय में रुचि बनाए रखना होता है। कक्षा में प्रभावी संचार के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जा सकता है। तो ये देखिए, ठीक है, ये मैडम जो है इन बच्चों को पढ़ा रही है, और ये है आपका क्या, कक्षा संचार। ठीक है, इसको कक्षा संचार का एग्जाम्पल कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें बच्चों के साथ में मैडम जो है बातचीत कर रही है और बच्चे भी अपना हाथ उठाकर जवाब दे रहे हैं या आंसर दे रहे हैं, तो इसी को कहा जाएगा कक्षा संचार, यानी कि कक्षा जो है कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब ये आपका कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से। एक है आपका सक्रिय संचार। ठीक है, तो सक्रिय संचार क्या होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। सक्रिय संचार उसे कहा जाएगा जब शिक्षक को छात्रों के साथ ही, इसमें क्या होता है, सक्रिय संचार में शिक्षक को छात्रों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, एक तो अध्यापक को बच्चों के साथ में जो है एक्टिव होकर, ठीक है, बातचीत करनी चाहिए, तथा बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए और उनके आंसर जो आ रहे हैं, ठीक, उन पर उनका फीडबैक या प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। इसके अलावा चर्चा करनी चाहिए और छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपका सक्रिय संचार में, ठीक है, सक्रिय संचार में अध्यापक को बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए। इसमें लिख सकते हैं आप, अध्यापक को छात्रों के साथ चर्चा करनी चाहिए या बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछने के साथ साथ जो है बच्चों की जो भी प्रतिक्रिया आती है उसका जवाब देना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा छात्रों की भागीदारी को भी इसमें बढ़ावा देना चाहिए। तो उसी को कहा जाएगा क्या, सक्रिय संचार। शिक्षक को छात्रों के साथ सक्रिय एक्टिव होकर बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा प्रश्न पूछने चाहिए और विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं या विद्यार्थियों के आंसर सुनने चाहिए, या उनकी जो है वे जो अपनी सोच, अपनी विचारधारा बताना चाहते हैं उसको सुनना चाहिए। इसके अलावा चर्चा भी करनी चाहिए उस विषय पर, जिस विषय पर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जो टॉपिक चल रहा है, जो पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा छात्रों की भागीदारी को भी बढ़ाना चाहिए। छात्रों की भागीदारी को बढ़ाता है क्या, सक्रिय संचार। तो ये रहेगा आपका सक्रिय संचार। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद संगठित संचार की अगर मैं बात करूं, संगठित संचार किसे कहा जाएगा, तो संगठित संचार किसे कहा जाएगा उसके बारे में देखते हैं। कक्षा में संचार सुव्यवस्थित होना चाहिए, एक तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, संगठित का मतलब है कि सुव्यवस्थित या नियमित रूप से या नियम कानून के साथ साथ जो है क्या होना चाहिए, कक्षा में जो है छात्रों का, ठीक है, संचार रूप सुचारू रूप से, ठीक है, एक जो है क्लासरूम होना चाहिए उसको। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा संगठित संचार। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक को विचारों को, शिक्षक के जो विचार हैं उनको स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कह सकते हैं, शिक्षक को अपने विचारों को
अपने विचारों यानी कि बातचीत, अपने विचारों को स्पष्ट, अपने विचारों को स्पष्ट व सुव्यवस्थित 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 रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, करना चाहिए, सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए जी, ठीक है। तो संगठित संचार का मतलब है कि आपका कक्षा में संचार जो है सुव्यवस्थित होना चाहिए, या कम्युनिकेशन या संप्रेषण जो है सुव्यवस्थित होना चाहिए, कि बच्चों के और अध्यापक के बीच में जो बातचीत हो वो नियमित रूप से ढंग से होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षक को जो शिक्षक के जो विचार है अपने विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, तो उसी को कहा जाएगा संगठित संचार। इसके बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया, इसमें क्या होता है कि शिक्षक को छात्रों के उत्तरों और विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनका सकारात्मक आंसर देना चाहिए। सकारात्मक प्रक्रिया से क्या होता है कि छात्रों की संचार क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ठीक है। मान लो बच्चे ने कोई आपका जो है ना आपसे प्रश्न पूछा, तो आपको जो है उसका आंसर देना चाहिए, ठीक, अच्छी तरीके से इफेक्टिव रूप से उसका आपको आंसर देना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चों की जो है आपकी संचार करने की जो क्षमता है, ठीक है, या जो है बातचीत करने की जो क्षमता है और आत्मविश्वास, उन दोनों में भी क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका क्या, सकारात्मक प्रतिक्रिया। इसके बाद सख्तसार और दृष्टांत, ठीक। सख्तसार का मतलब है कि शिक्षक को छात्रों को संचार के लिए या संप्रेषण के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना चाहिए, जैसे दृश्य सामग्री, इंटरव्यू या अध्ययन आधारित जो है इसमें आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है, या अध्ययन सामग्री को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, तो उसी को कहा जाएगा सख्तसार और आपका क्या, दृष्टांत। इनके कुल मिलाकर अध्यापक को बच्चों के साथ, अध्यापक को बच्चों के साथ अपने संचार को इफेक्टिव बनाने के लिए, या क्लासरूम का जो संचार है, ठीक है, या संप्रेषण है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए या उसको अच्छा बनाने के लिए एक तो दृश्य सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ठीक है, कक्षा संचार, यानी कि ये आपका एग्जाम्पल आपको दिखा दिया है, तो आपका जो दृश्य सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अध्ययन, आपका जो जो पाठ्यक्रम है, ठीक, उसका अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा सख्तसार यानी कि इंटरव्यू वगैरह भी बच्चों का करते रहना चाहिए, आपको जो बच्चों के साथ में क्वेश्चन आंसर पूछते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो ये था आपका कक्षा संचार, ठीक है। और कक्षा संचार को जो ना जो है इन बातों को, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए कक्षा संचार का नियमित रूप से संगठन करना चाहिए। इसके बाद प्रभावी संचार में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। बैरियर्स टू इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रभावी संचार में कई प्रकार की बाधाएं यानी कि अवरोध उत्पन्न होते हैं जिनसे संदेश का सही आदान प्रदान प्रभावित होता है। मुख्यतः ये निम्नलिखित होंगे, कौन कौन से। सबसे पहले कह सकते हैं नंबर 1 पर भाषाई बाधाएं, भाषागत बाधा भी इसको कहा जा सकता है, या भाषाई बाधा भी इसको आप कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्षेत्रों के लोग या अलग अलग भाषा के, अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो उससे क्या होता है कि भाषा, एक दूसरे की भाषा को जानने में, समझने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे मान लो, ठीक है, ये आपका दिया गया है, आपका हिंदी है, इसके अलावा बांग्ला, तमिल, इंग्लिश, ठीक, बहुत सारी भाषाएं हैं जो इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर, बहुत सारी भाषाएं हैं आपकी ये, ठीक है। तो इनको मान लो एक व्यक्ति जो है तमिल में बात कर रहा है, एक हिंदी में बात कर रहा है, एक आपका संस्कृत में बात कर रहा है, एक आपका फारसी में बात कर रहा है, एक इंग्लिश में बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो है आपका जो संचार होगा, ठीक है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी, यानी कि एक दूसरे की बात को समझने में दिक्कत रहेगी, तो उसको कहा जाएगा क्या, भाषागत बाधा। ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद शारीरिक बाधा की अगर बात करूं, शारीरिक बाधा का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जो है ना, जिस तरह से आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर, विकलांगता इसमें सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। मान लो जो ना कि आपका आपके शरीर में कोई दिक्कत है, आपके शरीर में कोई दिक्कत है, मान लो कोई आपको बीमारी है या कोई और चीज है, ठीक है, या विकलांग है, या इसके अलावा और भी हो सकते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, आपकी जो ना तकनीकी दूरियां हैं, ठीक है, मान लो जो ना कि कम्युनिकेशन की दिक्कत है या इंटरनेट की दिक्कत है, ठीक है, तो वो भी शारीरिक बाधा में आ जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, फोन वगैरह, ठीक है, वो भी आपका, या अपर्याप्त संचार उपकरण, वे सारे के सारे क्या होते हैं, वे सारे के सारे शारीरिक बाधाओं में ही उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा शारीरिक बाधा का लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे आसान और सरल एग्जाम्पल रहेगा आपका क्या, विकलांगता, ठीक है। इसके अलावा शोर भी आ सकता है इसमें, इंटरनेट जो इंटरनेट की पर्याप्त जो है इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, या स्पीड को लेकर, ठीक, इंटरनेट कनेक्शन को लेकर, या फोन को लेकर, खराब फोन को लेकर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ना अपर्याप्त संचार या अपर्याप्त संप्रेषण कह सकते हैं,
तो उससे संबंधित जो उपकरण है उनको लेकर मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, और बोर्ड को चलाने में कोई दिक्कत आ रही है, बोर्ड जो ना अच्छे प्रकार से नहीं चल रहा है या हैंग हो रहा है, ठीक है, तो ये भी सारी की सारी क्या रहेंगी, इन सबको शारीरिक बाधा में शामिल किया जाएगा। मनोवैज्ञानिक बाधा का मतलब है मानसिक रूप से बाधा, ठीक है, मानसिक रूप से बाधा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा क्या, इसको कहा जाएगा मनोवैज्ञानिक बाधा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मानसिक या भावात्मक, ठीक, तनाव उत्पन्न होता है इंसान के अंदर, मानसिक या तनाव। मान लो आपका किसी के साथ में झगड़ा हो गया, तो आपको क्या होगा, उसके साथ में मनोवैज्ञानिक बाधाएं उत्पन्न होंगी, ठीक है, यानी कि आप जो है उससे सही प्रकार से बात नहीं कर पाओगे, या उनके साथ में आपका जो ना सही प्रकार से जो ना कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा क्या, मनोवैज्ञानिक बाधा, ठीक है। मानसिक और भावात्मक तनाव के कारण भी ये उत्पन्न होती है। जब वो व्यक्ति तनाव में होता है या गुस्से में होता है, तो वह एक दूसरे व्यक्ति के साथ में सही प्रकार से बातचीत या नहीं कर पाता, या उसको ठीक प्रकार से जो ना संदेश नहीं दे पाता, या जो ना जो संदेश भेज रहा है उसका संदेश को ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसको कहा जाएगा क्या, मनोवैज्ञानिक बाधा। ठीक है जी। चलिए इसके बाद अगली बाधा देखते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएं में क्या आएगा बेटी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं में आ जाएगा आपका विभिन्न सामाजिक या विभिन्न संस्कृति, ठीक है, सांस्कृतिक भूमिकाओं के लोग जो ना एक क्षेत्र में अगर मान लो, ठीक है, तमिल के लोग, ठीक है, दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के और पूर्वी भारत के, ठीक है, इस एक ही क्षेत्र में आपके लोग जो रह रहे हैं, ठीक, तो उनका क्या होगा, उनकी अलग अलग संस्कृति होगी, अलग अलग भाषाएं होंगी उनकी, ठीक है, तो एक दूसरे की भाषा को, संस्कृति को, ठीक है, या एक दूसरे के खान पीन को, रहन सहन को वे जो है क्या करेंगे, ठीक है, ये जो है आपका समझ नहीं पाते, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि उसका जो ना गलत अर्थ लगा लेते हैं, ठीक है, उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं किसी की संस्कृति का या किसी की भाषा का या किसी के खान पीन का, जैसे मान लो बंगाल के लोग हैं, ठीक है, मच्छी चावल खाते हैं, ठीक है, और आपके दक्षिण भारत के लोग बेटी, जबकि उत्तर भारत के लोग जो है मांसाहारी कम होते हैं, ठीक है, मांस खाने में ज्यादा जो है उन लोगों का वो रुचि नहीं है, ये लोग जो है ना दाल रोटी वगैरह ज्यादा खाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ऐसे में जो ना एक दूसरे के साथ में क्या ना कम्युनिकेशन करने में बाधा उत्पन्न होती है, या मान लो उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, ठीक है, तो भाषा को समझने में मान लो कोई उन्होंने कोई शब्द कहा और हमने उसका गलत अर्थ लगा लिया, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगी आपकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधा, ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधा। इसके अलावा प्रतिक्रिया की कमी, यानी कि फीडबैक की कमी। मान लो आपने किसी से जो ना किसी को मैसेज भेजा या किसी को संदेश दिया और उसने उसका जवाब नहीं दिया, तो वो क्या होगा, वो होगा प्रतिक्रिया की कमी, यानी कि फीडबैक की कमी, ठीक है, यानी कि दूसरा इंसान जो है, ठीक है, वो आपको जो है उसका उत्तर नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कि जो ना जो संचार है, ठीक है, वो आपका प्रभावी नहीं हो पाएगा, यानी कि जो है ये भी एक प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। या मान लो इंटरनेट की कमी है, ठीक है, इंटरनेट की कमी है, रेंज नहीं आ रही, ठीक है, या मान लो किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और बात सही प्रकार से नहीं हो रही, वहां पर रेंज नहीं है, टावर नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि हम उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है, तो क्या दूसरे की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाएगी, फीडबैक नहीं मिल पाएगा, तो फीडबैक की कमी होगी, तो प्रतिक्रिया की कमी इसको कहा जाएगा। इसके अलावा शोर, ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके पास में जो ना बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, मान लो मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, और यही वहां है ना क्लास के बाहर बहुत ज्यादा आपका शोर होने लगे, बहुत ज्यादा शोर मचने लगे, तो उससे क्या होगा कि जो ना आपका जो प्रभावी संचार है उसमें बाधा उत्पन्न होगी, यानी कि आप मेरी बात को सही प्रकार से सुन नहीं पाओगे, या मैं आपको अपना जो बात है जो आपको समझाना चाहता हूँ वो इसी प्रकार से समझा नहीं पाऊंगा, तो उससे क्या होगा, ठीक है, यानी कि शोर होगा, नॉइस होगा, नॉइस के कारण भी आपका प्रभावी संचार जो है इफेक्टिव होता है या बाधित होता है। इसके अलावा पूर्व धारणा है, ठीक है, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों ने पहले से ही जो ना धारणा बना ली अपने मन में कि भाई ये जो ना ये टीचर जो है अच्छा नहीं पढ़ाता, ठीक है, हमारी समझ में नहीं आने का इसका, यानी कि कुल मिलाकर जो ना पहले से ही किसी के बारे में समझ या प्रतिक्रिया बना लेना, ठीक है, या पहले से ही पूर्व धारणा बना लेना कि भाई जो ना ये व्यक्ति सही नहीं पढ़ाएगा, या मान लो आप कहीं पर जा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति से आपको मिलने के लिए कहा जाए, ठीक, और आप पहले से मान लो कि भाई मुझे उससे मिलना नहीं है, ठीक है, वो इंसान सही नहीं, ठीक, हालांकि आप उससे कभी मिले नहीं, ठीक है, फिर भी आपने उसके प्रति अपने मन में जो धारणा उत्पन्न कर रखी है पहले से ही कि भाई वो इंसान अच्छा नहीं है, मैं उससे नहीं मिलूंगा चाहे वो कितना भी अच्छा है, तो उसको कहा जाएगा क्या, पूर्व धारणाएं, यानी कि आपने पहले से ही किसी व्यक्ति के बारे में निगेटिव सोच उत्पन्न कर रखी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी, या प्रभावी संचार या प्रभावी संप्रेषण में या प्रभावी या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है, तो ये भाई आपका रहा क्या, आपका आज मैंने बताया आपको क्या, कक्षा संचार, ठीक है, यानी कि कक्षा संप्रेषण, और इसके अलावा प्रभावी संप्रेषण में जो बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं किस किस के कारण हो सकती है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना शोर मच रहा है यहाँ पे, ठीक है, चलिए जी एक बार फिर से मैं दोबारा से इसको आपको रिपीट कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। एक तो पढ़ा है हमने क्या, आज पढ़ा है जी कक्षा संचार यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन, इसमें मैंने आपको बताया
कक्षा संचार का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करना है और उन्हें विषय में रुचि बनाए रखना होता है, ठीक है। इसके अलावा कक्षा में प्रभावी संचार के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपका सक्रिय संचार, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अध्यापक बच्चों के बीच में एक्टिव होकर, सक्रिय रूप से होकर क्वेश्चन आंसर करता है, बच्चों को जो ना बोलने का मौका देता है, तो उससे क्या होता है, ठीक है, उससे क्या होगा, सक्रिय संचार होगा, ठीक है, या सक्रिय संप्रेषण होगा। संगठित संचार का मतलब शिक्षक को अपने विचारों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे उनकी बातों को समझ सके, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा क्या, संगठित संचार। सकारात्मक प्रतिक्रिया, यानी कि बच्चों ने कोई आंसर पूछा तो टीचर को उसका आंसर जो है एक्टिव होकर या जो ना उत्साहपूर्वक देना चाहिए ताकि बच्चे उस बात को समझ सके और कक्षा में रुचि ले सके, अपने पाठ्यक्रम में अधिक रुचि उत्पन्न पैदा कर सके। सख्तसार या इंटरव्यू, इसमें जो है बच्चों से क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा बताया मैंने, प्रभावी संचार में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रभावी संचार में कई प्रकार की बाधा आ सकती है। तो भाषागत बाधा, यानी कि अलग अलग भाषा के लोगों के बीच में अगर वे बातचीत करेंगे, संचार करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे या संप्रेषण करेंगे, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है, संप्रेषण, संचार या कम्युनिकेशन। अंग्रेजी में कम्युनिकेशन, हिंदी में आपका संचार या संप्रेषण इसको कहा जाता है। तो बाधा उत्पन्न होगी, यानी कि अलग अलग भाषा के लोग जब आपस में बात करेंगे तो उनके संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी, यानी कि एक दूसरे की बात को सही प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। शारीरिक बाधा का मतलब है यदि कोई विकलांग है या इंटरनेट की कमी है या जो है जहाँ आपका फोन खराब है, या मान लो आपका ये बोर्ड, हमारा बोर्ड, ठीक, डिजिटल बोर्ड खराब है, ठीक, बार बार हैंग हो रहा है, तो उससे क्या होगा, प्रभावी कम्युनिकेशन या संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी, उसको कहा जाएगा शारीरिक बाधा। मनोवैज्ञानिक बाधा का मतलब है कि आपको मान लो गुस्से में हो या तनाव में हो, ठीक है, और आपसे कोई बातचीत करना चाहता है तो आप उससे सही प्रकार से बातचीत नहीं कर पाओगे, उसको कहा जाएगा क्या, मनोवैज्ञानिक बाधा। चलिए जी, इसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएं, ठीक है। मान लो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग भाषा सभ्यता के लोग हैं, तो एक दूसरे के साथ में आपका सही प्रकार से अपना संचार नहीं कर पाते या संप्रेषण नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पीन सब कुछ अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिक्रिया की कमी, मान लो आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर नहीं दिया या सही प्रकार से नहीं दिया या गुस्से में दिया, तो उससे क्या होगा, फीडबैक में कमी होगी, यानी कि प्रतिक्रिया की कमी होगी, ठीक है। या इसके बाद शोर, नॉइज, आप मान लो किसी से बात करना चाहते हैं, बात कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं और आपके पास में शोर मच रहा है, बार बार जो ना सायरन बज रहा है बहुत तेजी से, ठीक, या मान लो ट्रेन आ रही है आपके बराबर में, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका संचार जो होगा या संप्रेषण जो होगा, जो बातचीत होगी, उसमें बाधा उत्पन्न होगी, तो उसे कहा जाएगा क्या, शोर या नॉइज, ठीक है। इसके अलावा पूर्व धारणा, मान लो आप किसी से बात करना चाहते हैं और आपने पहले से उसके मन में उसके प्रति गलत धारणा उत्पन्न कर रखी है, निगेटिव जो है बातें उसके बारे में सोच रखी है कि भाई वो इंसान ऐसा है या वो ऐसा नहीं है, तो उसको कहा जाएगा पूर्व धारणा, यानी कि पहले से ही किसी के बारे में बना ली गई अवधारणा को, बना ली गई सोच को, बना ली गई थिंकिंग को ही आपका पूर्व धारणाएं कहा जाता है। यानी पूर्व धारणा का मतलब है पहले से ही किसी के बारे में कुछ सोच लेना या निर्णय ले लेना, ठीक है, चलेगी, तो उसको कहा जाएगा पूर्व धारणा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। यदि आपको कोई टॉपिक या कोई भी आपका किसी भी यूनिट में, ठीक है, अब तक जो भी यूनिट मैंने कराई है, ठीक, और उनमें जितनी भी क्लासें कराई हैं, ठीक, यदि किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं, ठीक है, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। या इसके अलावा और भी कोई आपको समस्या है, ठीक, किसी प्रकार के पेपर 1 को लेकर, ठीक है, तो उसकी समस्या भी आपकी दूर कर दी जाएगी, उसका भी हम आपको आंसर जरूर देंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। नमस्कार।